जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना के चलते सभी क्लासेस बंद है, तो हम आप लोगों को वीडियो के थ्रू कुछ सिखाना चाहते हैं। तो बच्चों का कमेंट आया था कि चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टार्ट किया जाए। तो आज पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ उस पर, तो उसको कई पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला उसमें रहेगा कि इक्वेशन के बारे में हम लोग समझेंगे, जानेंगे। उसके बाद लीनियर इक्वेशन समझेंगे क्या होता है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल समझेंगे क्या होता है। उसके बाद हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सीखेंगे। उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जानेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको कहा जाता है। और उसके बाद आएंगे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो आपका चैप्टर है। उसके बाद उसके सॉल्यूशन वगैरह देखेंगे, लेकिन वो दूसरे पार्ट में देखेंगे हम लोग। फर्स्ट पार्ट में ये आपको 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट इक्वेशन। तो फर्स्ट पॉइंट था इक्वेशन। तो इक्वेशन के डिफिनीशन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। इक्वेशन का आप डिफिनीशन देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो इक्वेशन क्या होता है? स्टेटमेंट दैट द वैल्यूज ऑफ 2 मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर इक्वल। 2 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जब हम इक्वेट करते हैं तो उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। जैसे अगर हमने एक 2x लिया और एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने 5 लिया, तो इस दोनों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जब हम इक्वेट करेंगे तो इसको इक्वेशन बोलेंगे। हम इसको सिंपली इक्वेशन नहीं बोल सकते जब तक कि इक्वल टू का साइन न हो, तब तक वो इक्वेशन नहीं होता है। तो 3x इक्वल टू अगर हमने 0 लिख दिया तो ये इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया, ये आपका इक्वेशन हो गया। तो इक्वल टू का साइन होना जरूरी है। तो 2 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, ये देखिए ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, अगर हमने ऐसा लिख दिया तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अगर हमने सिर्फ इतना लिख दिया तो ये भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर इसी की जगह पे हम ऐसा लिख दें तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इक्वेट किया गया, 2 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इक्वेट किया गया, तो इसको हम लोग इक्वेशन बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे हम कुछ इधर भी इक्वल टू में डाल दें तो ये इक्वेशन आपका हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन आप समझ गए होंगे कि इक्वेशन मतलब 2 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वेट करते हैं, उसको इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वीडियो आप पॉज करके और आप डिफिनीशन लिख लीजिएगा। तो इक्वेशन इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इक्वेशन क्या है? 2 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अगर हम इक्वल टू के साइन से एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है कि जैसे हमने x प्लस बी लिखा इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, डिग्री 1 होना चाहिए सबसे पहले। तो ये डिग्री आप लोग पॉलिनोमियल पढ़े होंगे या 10th में भी है पॉलिनोमियल, सेकंड चैप्टर। तो जब आप पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो उसमें डिग्री बताया जाता है। वेरिएबल का, देखिए यहाँ पे ये वेरिएबल है। किसी भी इक्वेशन में 3 पार्ट्स होते हैं, वेरिएबल,
कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट। तो वेरिएबल्स जैसे यहाँ पे इस इक्वेशन में x है, वेरिएबल को हम लोग मोस्टली अल्फाबेट्स के लास्ट लेटर्स जो होते हैं जैसे एक्स वाई जेड, मोस्टली, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मस्ट, मोस्टली अल्फाबेट के लास्ट लेटर से इक्वेशन को डिनोट किया जाता है, वेरिएबल को डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने x को वेरिएबल कंसीडर किया है। कोएफिशिएंट्स क्या होता है? तो जो मल्टीपल होता है वेरिएबल के, जो मल्टीपल में होता है नंबर, वेरिएबल के मल्टीपल में जो रियल नंबर होता है उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर वेरिएबल x है तो इसका मल्टीपल a है, ये रियल नंबर होगा, ये कोई तो रियल नंबर होगा, इसी को हम लोग कोएफिशिएंट बोलेंगे a को। कांस्टेंट क्या है? तो कांस्टेंट का डिफिनीशन हम ऐसे दे सकते हैं कि फ्री फ्रॉम वेरिएबल, जो टर्म फ्री फ्रॉम वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल से फ्री होता है, उसको हम लोग कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो इस इक्वेशन में b आप देख रहे हैं कि b के साथ कोई वेरिएबल यूज नहीं हुआ है, तो इसलिए b को हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन में तीन बातें होती है, वेरिएबल, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट, समझ गए होंगे। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा कि वेरिएबल के पावर में अगर 1 है, जितने भी इक्वेशन में वेरिएबल हैं जो भी, अगर भी इक्वेशन में वेरिएबल हैं जो भी, अगर उनका हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको हम लोग डिग्री 1 का पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, और जितने भी इक्वेशन होते हैं, लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, जितने भी इक्वेशन होते हैं वो सारे पॉलिनोमियल ही होते हैं। और डिग्री, पॉलिनोमियल का डिग्री किस पे डिफाइन किया जाता है? वेरिएबल के हाईएस्ट पावर जो होता है उसको हम लोग उस पॉलिनोमियल का डिग्री बोलते हैं। तो इसमें वेरिएबल x है और x का पावर क्या है? 1। इसका मतलब इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 1 है। और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो वो लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। अगर डिग्री 2 होता, जैसे देखिए अगर हम लोग ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन लिख दिए 3x² + 4 = 13, तो इस टाइप का यहाँ पे देखिए वेरिएबल x है और इसका पावर कितना है? 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, तो डिग्री 1 जिसका रहेगा उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। और लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म x + b = 0। लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल का पावर 1 मतलब डिग्री 1 और डिग्री 1 मतलब लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये था लीनियर इक्वेशन के बारे में। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल मतलब वेरिएबल एक ही होना चाहिए। जैसे यही वाला इक्वेशन है, मान लीजिए x + b = 0, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x, एक ही वेरिएबल है x और इसका डिग्री क्या है? 1। पावर, हाईएस्ट पावर डिग्री होता है, तो वेरिएबल एक ही है ही और इसका पावर 1 है, तो इस इक्वेशन का हाईएस्ट, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। और वेरिएबल एक ही यूज हुआ है इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। आप यहां से x का वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, b को उधर आप भेजेंगे -b/a,
तो आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर a नॉट इक्वल टू 0 रहा, a अगर नॉट इक्वल टू 0 रहा, देखिए a को तो 0 होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि a अगर 0 हो गया, सपोज दैट a 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। अब ये पूरा टर्म 0 हो गया तो बच गया क्या, b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0। तो ये तो वेरिएबल इसमें है ही नहीं, आप बोल सकते हैं इसमें कहाँ वेरिएबल है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें ये बात भी साथ में लिखना जरूरी है कि a नॉट इक्वल टू 0, तब जाके आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। a नॉट इक्वल टू 0 जब होगा तो यहाँ से आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, और सॉल्यूशन क्या होगा, -b/a, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। अब यहाँ पे सेकंड केस ये हो सकता है कि अगर a 0 हो गया, मान लीजिए अगर a 0 हुआ और b भी 0 हो गया, पहला केस तो यही होगा कि इफ a इक्वल टू 0, ये फर्स्ट केस था आपका कि इफ a नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कभी कभी स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो होता है, कंपटीशन लेवल का जब क्वेश्चन आएगा, तो आपको ऐसा भी आ सकता है कि इफ a इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। a 0 है लेकिन b 0 नहीं है, तो इसका आंसर आप लोग थोड़ा सोचिए और बताइए कि अगर a 0 होगा और b 0 नहीं होगा तो इसका आंसर आप क्या देंगे। इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0 हुआ, अगर ये 0 नहीं हुआ तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर a 0 है तो इधर 0 हो गया, और आप बोल रहे हैं कि b 0 नहीं है भाई, तो अगर b 0 नहीं है तो ये इक्वल टू 0 कैसे होगा, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन के लिए a 0 है और b नॉट इक्वल टू 0 दिया है, तब तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि जैसे ही a 0 हम रखेंगे तो ये टर्म तो पूरा 0 हो गया, प्लस में b और इक्वल टू क्या है 0, तो b इक्वल टू 0 मिल रहा है, लेकिन यहाँ दिया है कि b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि नो सॉल्यूशन। और एक बात आप आगे चल के भी सीखेंगे, जब भी नो सॉल्यूशन मिले, जब भी आपको नो सॉल्यूशन मिले, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। नो सॉल्यूशन के हर एक केस में इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होता है, नो सॉल्यूशन के हर केस में इक्वेशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। अब सेकंड केस आता है कि अगर a 0 हुआ और साथ साथ में b भी 0 हुआ, ठीक है। तो देखिए अगर a भी 0 हुआ और b भी 0 हुआ तब क्या होगा, इस केस में अगर a भी 0 हुआ और b भी 0 हुआ, तो देखिए यहाँ पे a 0 इंटू एक्स प्लस b भी 0 इक्वल टू 0। अब देखिए आप x का कोई भी वैल्यू रख लीजिए, आप x का वैल्यू रख लीजिए, आप x का कोई जो मन चाहे वो वैल्यू रख लीजिए, देखिए कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं इक्वेशन। तो अगर a 0 है b भी 0 है, तो आप x का कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, एनी वैल्यू। आप 1 रखिए, 1 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0। इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मतलब क्या, सॉल्यूशन मिलने का मतलब क्या, कि LHS इक्वल टू RHS, इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर x का वैल्यू हम यहाँ पे कुछ भी रखेंगे, एनीथिंग कोई भी रियल नंबर आप x की जगह पे रख लीजिए, आपको 0 मिलेगा, ठीक है। तो अगर x का वैल्यू रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो उसी x को तो हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि इसका तो मेनी सॉल्यूशन है, तो यस
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसका आंसर होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। देखिए ये काफी क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं जो अब कंपटीशन के ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ठीक है, आपको ये इक्वेशन दे देगा और आपसे बोल देगा कि इफ a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0, आप बताइए कितना सॉल्यूशन होगा, हाउ मेनी सॉल्यूशन आर पॉसिबल्स। 4 ऑप्शन दे देंगे, मेनी सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नन ऑफ दीज। अब आपको उसमें से टिक करना होगा। ठीक है, तो इन सब बातों पे आपको ध्यान रखना है। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट पॉइंट है अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो नाम से ही पता चलता है कि एक तो लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, मतलब डिग्री 1 होना चाहिए वेरिएबल का, पावर 1 होना चाहिए। इन टू वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे एक कंडीशन बहुत नेसेसरी है कि ए एंड बी बोथ नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि देखिए अगर ए या बी में से कोई एक भी 0 हो गया तो वो 2 वेरिएबल का रह ही नहीं जाएगा। सपोज दैट ए इक्वल टू 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा तो बच क्या जाएगा, बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इफ a इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो बच क्या गया, बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही वेरिएबल रह गया, दूसरा वेरिएबल है ही नहीं। इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उसमें a और b दोनों ही 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर a 0 हुआ तो बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, therefore y इक्वल टू माइनस सी बाई बी। ये केस बनेगा आपका। अगर आपसे कभी बोल दे क्वेश्चन में कि इस इक्वेशन में a 0 है तो a 0 है तो y इक्वल टू माइनस सी बाई बी। और इसका प्रॉपर्टीज ये है, देखिए लीनियर इक्वेशन में एक और बात है, जब आपको लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बताएंगे तो उसमें वो बात क्लियर होगा। लीनियर इक्वेशन में हमेशा जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आप ड्रॉ कीजिएगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो जाहिर सा बात है कि ये भी लीनियर इक्वेशन है, इसका भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो इसका एक खास प्रॉपर्टीज ये होगा कि अगर y इक्वल टू समथिंग है, क्योंकि देखिए c और b कांस्टेंट टर्म है, नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, तो एक वैल्यू मिलेगा। तो y इक्वल टू ये, इसका मतलब कि जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, और अगर b 0 हो जाता है तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, x प्लस सी इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस सी बाई ए। और इस केस में जो आपका लाइन बनेगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा। तो जब ग्राफ आपको बताएंगे तो ये बात ज़्यादा क्लियर होगा। तो इफ a इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस सी बाई बी, मतलब x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगा। और अगर b 0 होगा तो x इक्वल टू माइनस सी बाई ए पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, अब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में यदि a और b दोनों 0 नहीं हुआ, दोनों 0 नहीं हुआ, तो यहां से देखिए एक हम लोग समीकरण बनाएंगे y इक्वल टू। तो y इक्वल टू निकालने के लिए ये दोनों को उधर भेजना पड़ेगा। तो माइनस ए एक्स प्लस में है, उधर जाएगा माइनस, और ये c भी आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, b y के इंटू में था, नीचे दोनों के डिवाइड में आएगा b। तो इस टाइप से एक इक्वेशन हमें मिल गया, y इक्वल टू माइनस ए बाई बी इंटू एक्स। इसको हमने ऐसा अरेंज किया
इसको इसलिए अरेंज किया कि जब आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन चैप्टर मिलेगा। स्ट्रेट लाइन में एक इक्वेशन होता है लाइन का y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m को हम लोग स्लोप बोलते हैं लाइन का, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। और ये जो c है इसको हम लोग y का इंटरसेप्ट बोलते हैं, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को c पर काटेगा, c कुछ तो नंबर रहेगा तो y को c पर काटेगा, और ये स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है m। तो इस प्रकार हम लोग इन दोनों का अगर कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस वाले लाइन का स्लोप क्या है, -a/b, और y इंटरसेप्ट क्या है, -c/b। y को -c/b के वैल्यू पर वो कट करेगा। ठीक है, तो ये था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नेक्स्ट पॉइंट है अपना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए सिस्टम क्या होता है, हर चीज में कुछ न कुछ सिस्टम होता है, और सिस्टम का मतलब कि किसी कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है हमें। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट का सिस्टम है, अभी कोरोना में देखिए लॉकडाउन का सिस्टम है, तो उसमें हम कुछ रूल को फॉलो करते हैं, उसी को हम लोग सिस्टम बोलते हैं। अगर वो रूल फॉलो नहीं होगा तो सिस्टम उसको नहीं कहा जाएगा। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए अपने पास 2x + 3y = 5, अगर ऐसा हमने आपको इक्वेशन दे दिया और बोला कि आप इसको सॉल्व करके बताइए, तो आप बोलेंगे कि सर दो दो वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करना मुश्किल है, बहुत सारे आंसर मिल सकते हैं। हम जो भी इनफैक्ट जो भी वैल्यू रखेंगे x का कुछ न कुछ y मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर दो वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कोई एक लाइन ड्रॉ होगा, और इस स्ट्रेट लाइन का हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पॉइंट्स से मिलकर ही लाइन बनता है। ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन का लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स से मिलके बनता है, और लाइन के जो पॉइंट होते हैं वही इक्वेशन के सॉल्यूशन भी होते हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके, इस लाइन पर का हर एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब ये किसी सिस्टम में नहीं है। तो इसके लिए एक रूल बनाया गया कि जितने वेरिएबल होंगे उतने इक्वेशन होने चाहिए, जितने वेरिएबल होंगे उतने इक्वेशन होने चाहिए। अब अगर दो वेरिएबल है और हमने आपको दो इक्वेशन लिख दिए, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट कि नंबर ऑफ इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। अननोन्स का मतलब वेरिएबल है ना, जो जानकारी नहीं है। अननोन्स मतलब जो हम लोग को वैल्यू पता नहीं है। तो जितने अननोन्स हैं कम से कम उतना इक्वेशन तो होना ही चाहिए, इक्वल टू और ग्रेटर देन, मतलब या तो जितना अननोन है उतना इक्वेशन हो, या उससे ज्यादा हो तो और अच्छा है, और आसानी से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बात तो ये जरूरी है। दूसरा बात ये जरूरी है कि अगर मान लीजिए अपने पास दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन भी है मान लीजिए, और वेरिएबल यहाँ पे अगर चेंज हो जाए, जैसे हमने यहाँ पे ऐसा लिख दिया 3y + 4z = 7। अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में
x और y वेरिएबल है, इस इक्वेशन में y और z वेरिएबल है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सेकंड रूल ये बोलता है कि वेरिएबल एक जैसे होने चाहिए। अगर इसमें x और y है तो इसमें भी x और y ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे x और y होगा तभी इसको हम लोग सिस्टम बोलेंगे। अगर यहाँ पे y हो जाए और यहाँ पे z हो जाए, तो यहाँ पे x और y है, यहाँ y और z है, अलग अलग वेरिएबल यूज होगा तो उसको हम लोग सिस्टम नहीं बोल सकते हैं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सेकंड रूल क्या है? वेरिएबल एक जैसे यूज होने चाहिए। ठीक है, पहला क्या था रूल कि नंबर ऑफ इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। जितना वेरिएबल है कम से कम उतना इक्वेशन होना चाहिए। 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन होना चाहिए, 3 वेरिएबल है 3 इक्वेशन होना चाहिए। ज्यादा हुआ इक्वेशन तो ठीक है, अगर 2 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है आपके पास, बहुत बढ़िया है। 3 वेरिएबल है आपके पास और 4 इक्वेशन है, 5 इक्वेशन है, और ज्यादा आसानी से सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन अगर 5 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो पहला रूल ये बोलता है कि इक्वेशन वेरिएबल से हमेशा ज्यादा होना चाहिए या कम से कम उतना तो रहना चाहिए। और दूसरा रूल है कि वेरिएबल एक जैसे होने चाहिए, उसी को हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं।